एवरीवन, आप सबका स्वागत है ब्राइट स्पॉट में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1, ठीक है, जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक, जो कि 14 जुलाई 1789 में हुई थी, ठीक है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे ये फ्रांस कहाँ पे लोकेट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो फ्रांस है ये यूरोप में, ठीक है, और यूरोप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया है ना, इधर एशिया है, सबसे बड़ा आपको पता होगा एशिया होता है, और सबसे छोटा अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है खुद देख लो आप, है ना, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कौन सा हो गया, एक एशिया, फिर यूरोप, ठीक है, यूरोप थोड़ा छोटा है, फिर नॉर्थ अमेरिका है एक है साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 पीस है, ओके। या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पर है फ्रांस, ठीक है, ये यूरोप है और इधर है फ्रांस। तो इसी को हम लोग, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर ही पेरिस है, जो कि कैपिटल है फ्रांस की, उस समय भी और आज भी, ठीक है। और यहीं पर वर्साइल था, और यहीं पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। बताना चाहेंगे आप लोग को कि फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया का पहला रेवोल्यूशन था जिसमें लोग राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिए, माने राजा के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि राजा बहुत ही निरंकुश था, बहुत ही डिक्टेटर टाइप का था। वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। या ये रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है पॉलिटिकल अपहीवल। पॉलिटिकल अपहीवल माने कि पॉलिटिकली कुछ उथल पुथल, ठीक है, जिससे बहुत सारे बहुत महान बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी राजा को अचानक से या फिर गवर्नमेंट के सिस्टम को बदल दिया जाता है। ये है होता है आपका रेवोल्यूशन, ठीक है। ये ब्लड सेडेड भी हो सकता है या फिर ये स्लोली और पीसफुली भी हो सकता है, माने कि एक में ताकत लगा के आप जो भी आपका पावरफुल पर्सन है उसको हटाया जा सकता है, और एक रेवोल्यूशन के द्वारा, है ना, और पीसफुली वे में लाया जा सकता है रेवोल्यूशन, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। ये क्या था, ये था मास अपराइजिंग, माने लोग एक बार में इकट्ठे हो गए, देख सकते हो आप लोग, है ना। या तो ये फ्रांस में हुआ जिसमें डिक्टेटर जो रूल थे, है ना, जिनका नाम अभी हम लोग जानेंगे, लुई 16 था, ठीक है, उन्होंने उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। और फाइनली 14 जुलाई 1789 को, है ना, पूरा का पूरा एक इंसिडेंट होता है जिसमें बेस्टाइल को खत्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी हम लोग जानेंगे क्या है बेस्टाइल, है ना। बेस्टाइल वैसे जेल था, आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज जब बात करते हैं लिबर्टी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, ठीक है, ये सब जो भी बात है, ये सब जो भी टर्म है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही बोल सकते हैं, कुछ हद तक गेन है, ठीक है। इससे ही हमारा जो आज का प्रेजेंट है वो बना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइडियाज जो है ये फ्रांस से ही डेवलप होने स्टार्ट हुए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ये ओरिजिन हुए, ठीक है। इससे ही मोनार्की का एंड होना स्टार्ट हुआ और देश रिपब्लिक बनने के लिए लड़ने लगे, ठीक है। इक्वालिटी की बात होने लगी और राइट्स का बात हो रहा था, ठीक है। फ्रीडम की बात करने लगे लोग, है ना। लोगों में एक न्यू तरह के ग्रुप इमर्ज हो रहे थे जिन्हें हम लोग मिडिल क्लास बोलेंगे, इसके बारे में भी चर्चा होगा, ठीक है। या तो हम इसमें इस वाले लेक्चर में क्या क्या जानेंगे पूरे लेक्चर में, ठीक है, कि काउजेस क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या इवेंट थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुए, या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुए, या उससे पहले क्या क्या हुए, और इसका क्या परिणाम निकला, ये भी जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है।
काउजेस, ठीक है, क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको जानेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल काउज। क्या क्या पॉलिटिकल काउज का, पॉलिटिकल माने आप समझ रहे होगे कि जो राजा रूल कर रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट रूल कर रहा है उसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स की या फिर क्या समस्या थी जिसके कारण लोग को रेवोल्यूशन करना पड़ा, उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। बताना चाहेंगे 1774 में लुई 16, ठीक है, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता, वो राजा बनता है फ्रांस का, है ना। और जब वो 20 साल का होता है तो वो शादी कर लेता है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से जिसका नाम होता है मैरी एंटोइनेट, ठीक है, या जो कि जनरली एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करती है, ठीक है। यही है मैरी एंटोइनेट और यही है लुई 16, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह रूल कर रहे थे। एब्सोल्यूट मोनार्क मीन्स जहां पर सारा पावर उनके पास था और जो वो बोलेंगे वही रूल बन जाएगा, ठीक है। इनके पास एक बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी थी जिसको यूज करके थे वो बहुत से बेकार बेकार कामों में, फालतू के वॉर्स में बर्बाद कर रहे थे पैसे को, ठीक है, आर्मी का यूज करके। और कॉमन पीपल को ये पैसा या फिर आर्मी को जो भी आपको पैसा देना है वो पे कर रहे थे। जनरली इसमें वो लोग आ रहे थे जो कि फार्मर या फिर छोटे लोग थे, ठीक है। बात करेंगे अभी हम लोग सोशल प्रॉब्लम में, ठीक। ई स्टेट जनरल 1789, है ना, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसको हम लोग ई स्टेट जनरल बोलते थे। यहाँ पर 3 ई स्टेट के लोग पहुंच चुके हैं। 3 ई स्टेट बताना चाहेंगे, फ्रांस में सोसाइटी जो है 3 भाग में बटा हुआ था, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट, ठीक है। अभी सोशल काउसेस जब हम देखेंगे तो इनके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना जान लो कि फर्स्ट जो था उन्हें खूब सारा प्रिविलेज था, माने उनको छूट था, और थर्ड वाले जो थे वो कॉमन पीपुल थे, उनको ही सारा टैक्स और उन पे ही सारा बोझ आया हुआ था, ठीक है। तो मोनार्क माने कि राजा जब मन चाहे तब ये एक कमिटी या फिर एक बैठक बुला सकते थे, ठीक है। और जनरली ऐसी बैठक कब बुलाई जाती है, जब बड़ा कुछ निर्णय लिया जाता है। तो जनरली कोई भी राजा चाहेगा कि हम इस सब से बचे, तो इसीलिए ऐसा कोई बैठक बुलाया ही नहीं जाता। लास्ट टाइम 1614 में बुलाया गया था, ठीक है, और उसके बाद 1789 में बुलाया जाएगा, ठीक है। कब देख सकते हो 150 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद बुलाया गया, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, ठीक है, तीनों, है ना, स्टेट के लोग होते ऐसे बैठ के और सब कोई एक एक वोट करेंगे, जो भी बिल होगा या फिर कुछ भी बात होगा उस पर वोट करेंगे। अभी हम लोग जानेंगे क्या बात पे वोटिंग हो रहा था, ठीक है। जनरली आपको बता गए टैक्स बढ़ाने के लिए यहाँ वोटिंग के लिए लोग को बुलाया गया था, ठीक है ना। टैक्स को बढ़ा सकते थे स्टेट जनरल, तो यहाँ पर तीनों के होंगे, तो तीनों का जो मत होगा उससे ही टैक्स बढ़ेगा, ठीक। या अब बात करते हैं हम लोग सोशल का, उसका क्या क्या समाज में थे लोग या फिर क्या समाज का परेशानी था। तो जैसा कि मैंने बताया कि समाज में 3 भाग में लोग थे, ठीक है। एक को बोलते थे हम लोग क्लर्जी, जो बेसिकली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ये हो जाएंगे वैसे लोग जो कि पूजा पाठ करते हैं। जनरली आपको पता होगा कि फ्रांस में या फिर यूरोपियन कंट्री में पुजारी नहीं होते, पोप होते। पोप माने जो क्रिश्चियन लोग के आपके गॉड होंगे, सॉरी गॉड बोल रहे हैं, पुजारी होंगे, उनको ही पोप बोलते हैं, ठीक है। तो क्लर्जी लोग फर्स्ट में आते। देन आफ्टर नोबेलिटी माने कि वैसे लोग जो कि क्या है कि आपके, है ना, राजा या राजा के वफादार होंगे या फिर मंत्री होंगे, वो हो जाएंगे इसमें। और थर्ड में आ जाएंगे बाकी सब, माने पीजेंट हो गया, मजदूर हो गया, जितने लोग भी बचे सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जो 2 स्टेट थे, माने ये क्लर्जी और नोबेलिटी, इनको खूब सारा प्रिविलेज मिला था बाय बर्थ, माने जन्म से ही इनको खूब सारा अधिकार था, है ना। और ये लोग, है ना, अलग अलग तरह के टैक्स ले सकते थे, किससे, ये थर्ड वाले ग्रुप से। और बताना चाहेंगे फ्रांस का 90% पॉपुलेशन थर्ड वाला ग्रुप का, है ना, माने कि एवरीवन एल्स जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि पीजेंट का था, ठीक। या 60% लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं था और उनको जमीन राजा या फिर चर्च के द्वारा दिया जा रहा था, ताकि उस पर क्या हो, ये खेती करे और जब जरूरत पड़े
तो फिर सॉरी, जब टैक्स मांगे तो उनको देना पड़े। ठीक है, ऐसा कुछ कहानी का। ठीक, इसके बाद पीजेंट को थे, बहुत सारे पीजेंट जनरली काम करके जा रहे थे राजा के लिए और टैक्स देते जा रहे थे। ऑल्दो कभी खेती हुआ कभी नहीं हुआ, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ रहा था। बहुत बुरा हाल था इनका। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। हाँ, फेडरल सिस्टम के बारे में थोड़ा बताएंगे। फेडरल सिस्टम क्या था? फेडरल सिस्टम क्या होता है ना, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो छोटे किसान है उनको जमीन दिया जाता था, है ना, जिनके पास लैंड होता, और लैंड किनके पास होता, जो कि नोबल माने वैसे लोग जो राजा के लिए मंत्री है या फिर काम करते। ठीक है, तो वो जो लैंड कर देंगे किसी को। अब ये लैंड क्या होगा कि आपका पीजेंट को जाएगा। अब ये काम करेंगे और काम के बदले में इनको ये टैक्स देंगे। टैक्स को देंगे ही देंगे, साथ में एक और चीज है आपको करना होगा कि जब भी युद्ध में आपका जरूरत होगा, माने पीजेंट का जरूरत होगा, तो इनको उठा के ले जाएंगे और युद्ध में ढकेल देंगे, माने आर्मी की तरह भी यूज हो रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पीजेंट वर्ग पे कितना ज्यादा अत्याचार था। ठीक है, या तो ये था सोशल काउज कि समाज में किस तरह से अत्याचार था एक थर्ड ग्रुप पे, है ना, अब देखा अभी आपने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल काउज। इकोनॉमिकल माने आप समझ सकते हो पैसा से रिलेटेड होगा बात कुछ। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे फ्रांस का जो रेवेन्यू था, ठीक है, वो जनरली डिपेंड होता है लैंड और फेडरल सिस्टम पे। लैंड माने कि जमीन जो है वो आप क्या करते थे जनरली कि हाँ भाई हम तुमको लैंड दिए है, अब इससे मेरे को वो दो। ठीक है, क्या टैक्स। और एक फेडरल सिस्टम, मैंने बताया मैंने फेडरल सिस्टम, उससे ही टैक्स आ रहा था। ठीक है, और लुई 16 फ्रांस पे 2 बिलियन लीवर माने आपको बताना चाहेंगे करेंसी था फ्रांस का उस समय में, जैसे भारत में रुपीज। ठीक है, 2 बिलियन लीवर का डेब्ट था किस पे? लुई 16 पे, जो कि अमेरिका से वॉर के दौरान हो गया था। ठीक है, वो कहानी है अलग, उसे बताऊंगा कभी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे टैक्स ले रही थी थर्ड स्टेट से। ठीक है ना, दो तरह का टैक्स थे जनरली, एक को बोलते थे टाइल, है ना, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर एक डायरेक्ट टैक्स होता था जो कि लिया जा रहा था आपका राजा या नोबल्स के द्वारा। एक और टैक्स था जो चर्च के द्वारा लिया जा रहा था, जिनको हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। ठीक, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे उनको टैक्स में बहुत सारी छूट थी। ठीक है, और जबकि थर्ड स्टेट पे कोई छूट नहीं, उनको ही टैक्स देना पड़ रहा था। ठीक, और बहुत सारा यूजलेस वॉर भी लड़ा था फ्रांस ने। ये भी एक कारण था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आप खुद सोचो, वॉर लड़ेगा तो कोई भी हारेगा या जीतेगा, उसका रिसोर्सेज, उसका पैसा कम होगा, उसका खाना कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो भार है किस पे आएगा? लोग पे। समझ रहे हो? या तो 1776 की बात बता रहे हैं जब अमेरिका में, है ना, अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, और यहां पर इंडिपेंडेंट होने के लिए फ्रांस ने खूब मदद किया अमेरिका का, खूब पैसा दिया, खूब माने कि बंदूक बम बारूद बेचा, जिससे उन पे ही खूब सारा डेब्ट आ चुका था। मैंने अब सामान बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो ये डेब्ट में था। तो अब ये डेब्ट है, अब ये तो इसका जो आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, है ना, ये तो देना पड़ेगा। तो हर साल खूब सारा इंटरेस्ट चला जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि फ्रांस कभी डेब्ट से निकल ही नहीं पा रहा था। और इसी के लिए उन्होंने एक फैसला लिया कि क्यों ना कि टैक्स और बढ़ाया जाए, ताकि ये जो आपका क्या है इतना सारा डेब्ट है ये आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है राजा के द्वारा, और इसी के लिए जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई जाएगी, है ना। अब एक चीज और हम लोग यहाँ जानेंगे मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास वो लोग होंगे जो ना ही आपके थर्ड स्टेट के होंगे, ना ही फर्स्ट और सेकेंड के। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जिनका मेन मोटिव है कि लोगों को पढ़ाना, है ना, या फिर लोगों को अवेयर करना कि वो लोग पे कितना अत्याचार हो रहा है। ठीक है, और लोगों को समाज में उनका पोजीशन दिलाना, ठीक है, उनको जो भी राइट्स है उनको फ्रीडम दिलाना, इक्वालिटी दिलाना, यही इनका मेन मोटिव था, है ना, किनका? मिडिल क्लास का। ठीक है, तो ये एक तरह के वरदान होंगे
थर्ड स्टेट वालों के लिए, है ना, आगे हम लोग देखेंगे। फिर एक क्राइसिस आता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, है ना, इसके बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा क्राइसिस था जहां पे लोग को क्या हो गया कि खाने का भी पैसा नहीं था। अब खुद सोचो कि जब राजा इतना सारा कर्ज लिया हुआ है और टैक्स भर भर के ले रहा है, तो लोग को खाने का ही पैसा नहीं होगा, है ना। फ्रांस का पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा था, है ना, जैसा कि आप देख सकते हो 23 मिलियन था, है ना, 1715 में, जो कि बढ़ के 28 मिलियन हो गया 1789 में, ठीक है। 5 मिलियन बढ़ गया बहुत ही कम साल में, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन माने खाना या अनाज का मांग बहुत बढ़ गया, ठीक है, बट प्रोडक्शन तो अभी भी उतना ही हो रहा है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि इन्फ्लेशन आ गया, माने महंगाई आ गया, है ना, सामान का दाम बहुत तेजी से बढ़ गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि भैया एक साल ड्रॉप्ट आया, माने सूखा पड़ गया, तो और ज्यादा महंगा हो गया सामान, और इससे हालात बद से बदतर हो गई और इस तरह क्राइसिस आता, ठीक है। इसके बाद था एज ऑफ इनलाइटमेंट, माने कि एक ऐसा युग जब लोगों को अवेयर किया गया, ठीक है, किनके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा, ठीक है। तो 17 और 18 सेंचुरी, है ना, थोड़ा सा आपको एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है। इसमें बहुत सारे फिलोसफर आए, ठीक है, जो कि फ्रीडम और इक्वालिटी की बात कर रहे थे, जैसे कि जॉन लॉक, है ना, ये है, ठीक है, जॉन लॉक, जिन्होंने बुक लिखा टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है ना, जो कि वो बताते हैं कि राजा कितना ज्यादा मोनार्की से या फिर राइट्स को कैसे नहीं दे रहा है लोगों को, ठीक है। फिर रूसो आए, ठीक है, उन्होंने भी गवर्नमेंट पे सवाल उठाया अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, जिसमें लोगों को रिप्रेजेंटेटिव का मांग किया, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉ एक और बुक थी, किसका, मॉन्टेस्क्यू का, जिसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के पावर को बांट देना चाहिए, किसमें, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है। लेजिस्लेटिव माने वैसे लोग जो कानून बनाएंगे, एक्सिक्यूटिव माने जो कानून पास कराएंगे, और जुडिशरी माने अगर कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो यही था आपका आज का वीडियो। आज हमने जाना कि क्या क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली हुआ क्या, उस दौरान हुआ क्या, और उसके बाद क्या हुआ, इवेंट्स को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी आपका डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी में बताओ, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।